आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए सेकंड ईयर हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर रीतिकालीन काव्य या रीति काव्यामृत, दोनों ही पेपर जिनमें आपके सेनापति का पाठ है और सेनापति का प्रथम भाग हम पढ़ेंगे। और मैं आपसे पहले भी कहता हूं, आज भी कहता हूं कि प्रत्येक कवि का कवि परिचय और उसकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि लगभग प्रश्न उन्हीं में से आते हैं। तो इसलिए ये पाठ भी इसी प्रकार जैसे पहले हमने जितने भी कवि या लेखक पढ़े हैं उनका जो काव्यगत विशेषताएं पढ़ी, इसी प्रकार सेनापति की भी पढ़ेंगे। सेनापति के लगभग 3 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से प्रथम भाग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड और थर्ड जिनमें व्याख्याएं होगी। तो तीनों भाग यदि आप पढ़ लेते हैं तो सेनापति आपके लिए क्लियर है और उसमें से आप किसी भी प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो बने नोटिफिकेशन आ जाए। एग्जाम से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे जैसे मॉडल पेपर वगैरह हैं वो सभी लगभग अपलोड किए जाते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहें। देखिए, सेनापति विक्रम संवत 1646 में इनका जन्म हुआ और यदि हम ईस्वी सन माने तो 1588 में। वैसे 1584 से 88 मानते हैं, यानी कई जगह क्या है कि इनकी जो जन्म काल और इनकी मृत्यु के बारे में कोई तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त नहीं होती। इनका कोई एक दोहा है, इनकी एक रचना है, उस रचना के आधार पर इनका जन्म जो है वो 1646 विक्रम संवत माना जाता है। सेनापति अनूप शहर जिला बुलंदशहर के रहने वाले थे और कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनका जन्म काल 1588 ईस्वी अथवा विक्रम संवत 1646 के आसपास माना जाता है। सेनापति रीति काल के एक प्रमुख कवि थे और इनके जीवन के विषय में बहुत कम जानकारी प्राप्त है। कवित रत्नाकर इनकी एक रचना है जिसकी पहली तरंग के एक छंद से पता चलता है कि इनके पिता का नाम परशुराम दीक्षित था। कवित रत्नाकर उनकी पुस्तक है और उसकी पहली तरंग यानी उसका जो पहला सर्ग है, पहला पाठ है या पहला दोहा मान सकते हैं, उसमें ही एक इनके पिता का नाम, इनके पिता में इनके दादाजी का नाम जो है परशुराम दीक्षित मिलता है। इनके पिता गंगाधर ने गंगा तट पर बसी अनूप मगरी को पाया था, यानी जैसे गंगाधर जो है ऐसे लिखा हुआ है, इनके पिता का नाम गंगाधर भी मिलता है। गंगा तीर बसती अनूप जिमी पाई है, अर्थात इस पंक्ति के आधार पर कहा जा सकता है कि इनका जो जन्म है वो अनूप शहर बुलंदशहर के निवासी थे। और मिस्र बंधुओं का अनुमान है कि सेनापति का संबंध किसी मुसलमानी दरबार से था, किंतु ये अनुमान तथ्यात्मक नहीं है। कवित रत्नाकर के मंगलाचरण संबंधी छंदों से लगता है कि सेनापति राम भक्त थे और राम का वर्णन उन्होंने कई स्थानों पर किया है। यद्यपि सेनापति ने कृष्ण और शिव के लिए भी छंद लिखे हैं, जैसे शिव सिंह सरोज जो काव्य है। शिव सिंह सरोज के अनुसार सेनापति ने क्षेत्र संन्यास ले लिया, अर्थात उस क्षेत्र से वो सन्यासी हो गए थे और उसके बाद वे वृंदावन में रह रहे थे और इनके मृत्युकाल का कोई ठीक ठीक पता नहीं चलता है। ऐसा जरूर कहा जा सकता है कि वो बहुत ही बड़े सहृदय कवि थे। इनकी कविता में स्वाभाविकता और चमत्कार दोनों मिलते हैं। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो मुख्य रचनाएं, इनकी 2 रचनाएं मिलती है, काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर, ये दोनों प्रसिद्ध है। इस समय काव्य कल्पद्रुम है वो प्राप्त नहीं है, कवित रत्नाकर जो है यत्र तत्र प्राप्त हो जाती है। और कवित रत्नाकर में नायिका भेद और वीर्य वर्णन के प्रसंग और षड ऋतुओं का वर्णन, श्लेष का चमत्कारी प्रदर्शन है वो इसमें किया गया है। यहां तक हम इसका जीवन परिचय, सामान्य परिचय। अब हम यदि इसके काव्यगत विशेषताओं पर बात करें, काव्यगत विशेषताओं में आप जानते हैं कि प्रत्येक कवि की काव्यगत विशेषताएं भाव पक्ष और कला पक्ष आपको लिखना है। भाव पक्ष के आधार पर और कला पक्ष के आधार पर करना है। तो भाव पक्ष के आधार पर आप कैसे करेंगे? सेनापति के काव्य में विविध भावों का चित्रण हुआ है। उनके भाव पक्ष को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है, इसमें श्रृंगार का वर्णन है। सेनापति ने कवित रत्नाकर ग्रंथ में ऋतु और श्रृंगार रस का सरस वर्णन किया है और श्रृंगार के अंतर्गत उन्होंने जैसे वियोग और संयोग दोनों का वर्णन किया है, जैसे नायिका भेद वर्णन, संयोग और वियोग, इन दोनों का मार्मिक चित्रण किया है। और उन्होंने स्वकीय नायिका का अति कोमल और मांसल चरित्र इस प्रकार व्यक्त किया है। एक दोहे से हम इनका पता लगा सकते हैं कि वो संयोग जो श्रृंगार है, अर्थात वियोग श्रृंगार या संयोग का, या यूं कह सकते हैं श्रृंगार का जो है कैसा वर्णन किया है कि फूलन सो बाल की,
फूलन सो बाल की बनाई गु ही बेनी माल, भाल दीनी बेनी मृग मद की अशीत है, अंग अंग भूषण बनाए ब्रजभूषण, जो बीरो निज कर की खवाई अति हित है। यानी यहाँ पर जो है उसमें नायिका की सुंदरता का वर्णन किया गया है, बहुत ही सुंदर है। और नायिका के अंगों का चित्रण भी वो इस प्रकार करते हैं। वो कहते हैं कि केसरी निकाय किस लाय की रताय ली, केसरी निकाय किस लय की रताय लिए, जाहिने जान की धरत अलकत है, दिन का रसातीत सेना देखी यत राते, अधिक अनारति की कलित हरकत है। यानी ये जो नायिका है वो अनारकली से भी अधिक सुंदर है, ऐसा वर्णन लिखा है। अब जैसे मान लो इन्होंने वीर वर्णन इस प्रकार किया है कि कौन बीरमाए कित धाये अजहुन आए, कैसी शुद्ध पाऊं मदन गोपाल। यहां पर देखिए जो है गोपियों का वर्णन देख सकते हैं, या एक नायिका जो है श्री कृष्ण के विधेय में इस प्रकार का वर्णन करती हुई देखी जा सकती है। तो इनके काव्य में श्रृंगार का बहुत ही सुंदर वर्णन है। इसके अलावा इनके काव्य में भक्ति भावना का निरूपण भी देखने को मिलता है। ये भाव पक्ष का वर्णन कर रहे हैं हम, भक्ति भाव का निरूपण भी है। सेनापति राम भक्त कवि थे, उन्होंने राम कथा का वर्णन करते हुए राम की स्तुति, महिमा, शील, सौंदर्य, भक्ति, ध्यान, स्मरण समस्त विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। और इसी प्रकार गंगा की पवित्रता का वर्णन भी इन्होंने किया है। और गंगा की पवित्रता का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि काल ते कराल काल कूट कंठ मांझ लसे, काल ते कराल काल कूट मांझ कंठ मांझ लसे, ब्याल ऊट भाल आगी भाल सब ही समय, व्याधि के अरंग ऐसे व्यापी रहो आदो अंग सो शिवा की बख्शीश में। यानी वो इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे वर्णन जो है किए हैं। यानी आगे हम देख सकते हैं कि इनका प्रकृति चित्रण कैसा है। देखिए प्रकृति चित्रण में भी इन्होंने लिखा है, प्रकृति चित्रण सेनापति के काव्य में प्रकृति का मनोरम चित्रण हुआ है। उन्होंने षड ऋतुओं का अलंकारिक रूप में वर्णन किया है। और सेनापति ने ग्रीष्म, वर्षा सभी प्राकृतिक परिवेशों का, यानी इन्होंने षड ऋतुओं का वर्णन किया है, स्थौ ऋतुओं का वर्णन किया है। इसी प्रकार हम यदि ऋतुराज बसंत का वर्णन देखते हैं तो वो लिखते हैं कि बंदी जी में बोलत बीरत बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गुण गन गुण गयत है, आवे आसपास पन की सुबास सोई, सौंदर्य के सुगंध मांझ सन रैयत है। यानी जब बसंत ऋतु आती है तो राजा बसंत का वर्णन जो है वो कोयलें, वीर कोकिल अर्थात वो एक वृदावलियां गाती है, कोयल उनका गाना गाते हैं, चारों तरफ कहीं भंवरों का गुंजार दिखाई देता है और चारों तरफ फूलों की सुगंध आ रही है। ऐसा लगता है कि सारी सुगंध से मंजे हुए ऋतुराज बसंत है वो उसका आगमन हुआ है। ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है। अगर हम आगे देखें इसका कला पक्ष, भाव पक्ष हमने देख लिया 4 बिंदु। अब हम इसका देखते हैं कला पक्ष। प्रत्येक कवि का कला पक्ष और भाव पक्ष देखना जरूरी होता है। और भाव पक्ष में लगभग भाषा सौष्ठव है, अलंकार है, छंद है, मुहावरे हैं, इस तरह की चीजें देखी जाती है। सेनापति के काव्य का कला पक्ष अत्यंत आकर्षक और भावपूर्ण है। सेनापति के कला पक्ष का उद्घाटन हम इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे पहला है भाषा सौष्ठव। सेनापति का ब्रज भाषा पर असाधारण अधिकार दिखाई देता है और समालोचकों का मानना है कि साधारण शब्द भी सेनापति के हाथ में सैनिक की तरह सशक्त बन जाते हैं। सेनापति ने अनेक तत्सम शब्दों का और तद्भव शब्दों का, देशज का, फारसी का, सभी शब्दों का प्रयोग किया है। सलेस और यमक अलंकार है, इनका प्रयोग करने के लिए उन्होंने शब्दों का आकार भी बदल दिया है, शब्दों को तोड़ा मरोड़ा भी है। इसके अलावा इनके कला पक्ष की विशेषता है मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग। सेनापति ने अपने काव्य में भाषागत सौंदर्य और भावगत सशक्तता लाने के लिए इनका प्रयोग किया है। जैसे पार ने परत है बात कहत बिललात दिन, अर्थात उन्होंने मानवीकरण प्रयोग में व्यंजना का अच्छा समावेश किया है। जैसे एक जो गर्मी की दोपहरी का वर्णन वो इस प्रकार करते हैं कि मोरे जान कोनो शेरी ठोर के पकड़ी, कोनो घरी एक बैठी हूँ घामे भी तो। यानी उन्होंने कहा कि पवन तो मुझे लगता है कि ये भयंकर गर्मी आ गई है और वो भी कहीं छुप करके बैठ गई है। मतलब एक ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी का वर्णन वो करते हैं, बहुत ही सुंदर वर्णन है। अगला यदि हम देखें तो शैली है। चौथी इसकी कला पक्ष की, तीसरी कला पक्ष की विशेषता है शैली। सेनापति की रचना कवित रत्नाकर मुक्तक शैली में लिखी गई है। वर्ण्य विषय के अनुसार कहीं वर्णात्मकता, कहीं भावात्मकता है। राम कथा, शिव भक्ति, गंगा स्तवन, इन सभी से हम देखते हैं कि इनका जो वर्णन है बहुत अधिक भावपरक हो गया है। और सेनापति ने कवित के अलावा छपे और सवैया छंद भी लिखे हैं। इनकी जो चित्रात्मक शैली है बहुत ही सुंदर और दर्शनीय है।
इसके अलावा यदि हम अलंकार विधान जो है प्रत्येक कवि के लिए देखा जाता है, सेनापति के काव्य में अलंकारों की का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। अन्य रीतिकालीन कवियों की तरह तथा स्वयं अलंकार संप्रदाय का समर्थक होने से सेनापति ने अलंकार चमत्कार का पूरा प्रयास किया है। श्लेष अलंकार के प्रयोग के लिए सेनापति अति प्रसिद्ध है कि वानरन राखे तोरी डारत है अरिलंके, जाके वीर लखन विराजत निदान है। यानी यहाँ पर जो है उन्होंने अलंकार का वर्णन करते हुए जो हनुमान जी की महानता का वर्णन भी इन्होंने किया है। और उम्मीद करता हूं कि ये जो एक 10 मिनट के अंदर आप जो एक प्रश्न पूरा क्लियर कर पा रहे हैं, और इस प्रकार का यदि प्रश्न आएगा तो वो कम से कम 16 अंकों का होगा, या कहीं 14 अंक कहते हैं, कई 16 अंक, तो 15-16 अंक का यदि प्रश्न एक 10 मिनट में क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। यदि आप इस प्रकार का प्रश्न आता है, काव्यगत विशेषताएं या काव्य सौंदर्य आता है, और उसमें यदि ये प्रश्न लिखते हैं तो गलत नहीं, पूरे यानी पूरे अंक ही प्राप्त होंगे। तो आप जरूर इसको लिख लें अपनी कॉपी में, ताकि आपके लिए कभी भूलने वाली बात ना हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।